अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फिक्र लाहक हो गई है शरीफ फैमिली को कि अब करें तो करें क्या। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट भी बज़ाहिर मजबूर है इमरान खान साहब से बात करने के लिए, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ी तब्दीली आज आने जा रही है क्योंकि 20 जनवरी अब हो चुकी है जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, और ये वही तारीख है जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा हलफ उठाकर अमेरिका के सदर बन जाएंगे, चार्ज संभाल लेंगे, और फिर उसके बाद चीज़ें ज़ाहिर है जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के इख्तियार में तो नहीं रहेंगी, तो उसके बाद जो चीज़ें बदलेंगी उसका असर पूरी दुनिया पर जहाँ पड़ेगा तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। ये सारी सूरत हाल को टैकल करने के लिए अब किया क्या जाए, क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब से बातचीत का दरवाज़ा खोलकर जो सेटलमेंट की कोशिशें की गई थी वो अभी तक तो कारआमद साबित नहीं हो सकी, तो आगे बढ़ा कैसे जाए। शरीफ फैमिली क्या सोच रही है, आज तीनों शरीफ्स ने मिलकर एक मीटिंग भी की है, इसका अहवाल भी आपके साथ बताएंगे, और कुछ अदालती खबरें भी हैं इस हफ्ते के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी इससे भी जुड़ी कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ जनाब सहाफ़ियों को तंग करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट शाया करेंगे आज के अपने व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी। चलिए यहाँ से आगाज़ करते हैं कि आज अहम एक मीटिंग की है और इसमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा, ये तीनों लोग बैठे हैं सर जोड़कर, सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया है और सोच रहे हैं कि अब करना क्या है। क्योंकि एक तरफ जब ये खबरें आई हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बराह रास्त मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हो चुका है जिसकी अब तकरीबन हर तरफ से कन्फर्मेशन हो गई है, तो उसके बाद इनकी परेशानी तो बनती है क्योंकि PMLN के इस वक्त हाथ में अगर कुछ है तो वो सिर्फ ये कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल हैंड इन हैंड हैं और इनको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का साथ इनके साथ है तो इनको कोई टेंशन नहीं। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट की PTI के साथ मामलात की तरफ बेहतरी होती है तो फिर जाहिर सी बात है कि PMLN को तो समझ आ जाएगी कि अब इनका तो फिर कोई वाली वारिस नहीं रहा। इसी वजह से आज अपनी हिकमत अमली तरतीब देने के लिए बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो शरीफ फैमिली है उसने अपनी जितनी भी आप कह लें खिड़कियां हैं वो खोली हैं कि हमने क्या करना है। काफ़ी लंबी ये तकरीबन 2-2.5 घंटे तवील मीटिंग थी और इसमें जो ख़बर इब्तदाई तौर पर सामने आ रही है उसमें ये तय किया गया है कि हम भी भरपूर किस्म की एग्रेसिव पॉलिसी ही रखेंगे और जो एक मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी के साथ, उसके लिए भी मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि जी अपोजिशन का प्रेशर आपने नहीं लेना और इनके सारे मुतालबात मानने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपको लगता है कि मुतालबात माने जा सकते हैं वहाँ तक आप लचक दिखाइए और उससे आगे ज़्यादा प्रेशर में आने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो बज़ाहिर ये खबर तो वो है जो एक नॉर्मल ज़राए से मीडिया के पास है, लेकिन जो कुछ अंदर की एक खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये तय किया गया है कि किसी तौर भी इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसके ऊपर PMLN कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाएगी जिसको एक सबमिसिव हिकमत अमली आप कहें या दिफाई हिकमत अमली कहें। इनको लगता है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो ये फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई करेंगे, उसके ऊपर भी दबाव डालेंगे। इनका ख्याल ये है कि फिर ये भी खामोश नहीं बैठेंगे और फिर ये अपना पुराना नैरेटिव जो है उसको निकाल कर टाकी शाकी मार कर ये भी अपने आप में पूरा एक हीरो बनने के चक्कर में होंगे। अव्वल तो इनका ख्याल ये है कि अभी मज़ीद इस्टेब्लिशमेंट के साथ प्यार मोहब्बत के ज़रिए ही मामलात को बनाकर ही काम चलाया जाए, क्योंकि अकेले तो फ़िलहाल इनके पास ना इस वक्त अवाम की ताकत है ना अगर इस्टेब्लिशमेंट की ताकत रही तो फिर ये क्या कर सकते। तो इसलिए अभी फ़ौरी तौर पर ये इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ेंगे तो नहीं, लेकिन ये बात याद रखिए जो एक बहुत ट्रैक रिकॉर्ड भी हमें समझाता है वो ये कि अगर इस तरह का कोई सिलसिला आया कि जहाँ इन्हें लगा कि जी अब इनकी कश्ती डूब रही है तो ये फिर अकेले नहीं डूबेंगे, ये फिर अपने साथ इर्द गिर्द के जो लोग हैं अपने साथी हैं उनको समेत अपने लेके ही डूबेंगे। तो बज़ाहिर इनकी तरफ से अभी एक रेजिस्टेंस शो की जाएगी और ये तासुर दिया जाएगा कि हम कोई PTI के दबाव में नहीं हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आज इनका बैठना उसमें सारी डिस्कशन में
तमाम चीज़ों का जायज़ा लेना, ये इस बात की अक्कासी भी है, इस बात का एतराफ़ भी है कि बहरहाल परेशानी तो पै गई है, तो गल वध गई है। और उसमें एक जो बड़ी वजह है वो ये भी है कि आज है 20 जनवरी, और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब उठा रहे हैं हलफ, अमरीकी सदर बनने जा रहे हैं। और इस सूरत हाल से ज़ाहिरी सी बात है कि एक फ़र्क तो पड़ेगा पाकिस्तान के भी आने वाले हालात पर, क्योंकि एक तो ज़ाहिरी सी बात है जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक सपोर्ट इस रजीम को हासिल थी थ्रू आउट 2-3 साल से, वो ज़ाहिर है हटेगी, तो वो पहले वाली बात तो नहीं रही। दूसरी बात ये कि अब इस वक्त जो अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उसका कोई जंगों में ख़ास इस वक्त इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। ऐसा बज़ाहिर महसूस नहीं हो रहा कि अमेरिका कोई जंगी हिकमत अमली आने वाले दिनों में बनाएगा। और अमेरिका को जब भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी है तो वो उसी वक्त पड़ी है जो हिस्ट्री के मुताबिक हम देखते हैं कि जब उन्हें खित्ते में यहाँ पर कोई जंग लड़नी है, कोई अपने मकासद हासिल करने हैं, तो उस वक्त वो पाकिस्तान के साथ बड़ा स्ट्रेटेजिक एक अलायंस बना लेता है, और उसके साथ उनका एक ताउन जो है वो माशी तौर पर भी और दिफाई तौर पर भी वो बढ़ जाता है। इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसकी कोई ज़रूरत अमेरिका को ख़ास नहीं है, तो इसलिए अगर कोई ये समझ रहा है कि अमेरिका इस वजह से जो मौजूदा इंतज़ामिया उसके साथ बहुत बना के रखेगी कि जी आगे इनकी कोई ज़रूरत है, तो फ़िलहाल ऐसी ज़रूरत अमेरिका को इस वक्त ख़ित्ते में नहीं है। तो इसलिए इस रजीम के साथ तो उसका कोई ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं होगा। अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो थोड़ा बहुत इमरान खान साहब के साथ ज़रूर हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ट्रंप अगर यहाँ पर किसी को जानते हैं तो इमरान खान को जानते हैं। एक किसी जगह कैंपेन में उन्होंने उन्हें अपना फ्रेंड कहा, उनका कुछ जिक्र भी किया था, और फिर जो उसके बाद उनके इत्तेहादी हैं जिस तरह से वो बराह रास्त सोशल मीडिया की ऐप्स पर आकर फ्री इमरान खान का नारा लगा चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये कोई असेसमेंट बनाना कि ट्रंप का जो रुझान है वो पीटीआई और अपोजिशन इमरान खान की तरफ होगा, तो ये कोई ऐसी हैरत अंगेज़ बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। और फिर वो भी इस तरह कि जब अवाम भी इस तरफ यही खड़े नज़र आते हैं, और जो अदालती फ़ैसले हैं, जिस तरह के फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं, वो सारी चीज़ें भी दुनिया से कोई ढकी छुपी नहीं हैं। तो इस सूरत हाल से परेशानी तो बढ़ेगी, और ये देखना पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट को भी कि वो फौरी तौर पर अपने मामलात को पीटीआई के साथ भी बेहतर करे। और पीटीआई की तरफ से ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान कि वो क्या बात मानेंगे और क्या बात मनवाएंगे। ये वो असल कहानी है जिसके इर्द गिर्द सारी आगे का जो सियासी मंजरनामा है वो आपका जुड़ा हुआ है। बज़ाहिर लग रहा है यही है कि इमरान खान साहब बाहर निकलने, और उसके साथ साथ जो कुछ हुआ है, जो कुछ पिछले 2-1-2.5 सालों में नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुए हैं, जो खून बहा है, कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिनके ऊपर वो इमरान खान साहब ख़ुद भी माफ़ी नहीं दे सकते, तो उनके ऊपर तो इमरान खान साहब किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब इस हुकूमत को मज़ीद टाइम देने के लिए भी हंसी खुशी तो रजामंद नहीं होंगे। अब वो खींच खांच के जितनी मर्जी लंबी चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि किसी अग्रीमेंट के तहत इमरान खान साहब कोई हाथ हौला कर लेंगे तो वो तो नहीं होने वाला। तो ये वो 2 पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर ज़ाहिरी सी बात है एक रहेगी, फ़िलहाल तक तो है एक डेडलॉक, और इस सिलसिले में मज़ीद बातचीत तो होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। अगरचे आज मैं देख रही थी अंसार अब्बासी साहब की एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी थी जो छपी हुई थी अखबार में, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो अभी मुज़ाकरात चल रहे थे पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के, उस पर ख़तरात रहेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की जो हालिया ट्वीट्स हैं, जो उनकी गुफ्तगू है जेल में, वो फिर बड़ी अग्रेसिव और जारहाना है, और उन्होंने बड़ा ठीक ठाक किस्म का निशाने पर रखा है जो मौजूदा मिलिट्री अस्करी क़यादत है। तो उसके ऊपर ज़ाहिरी सी बात है वहाँ पे भी फिर एक नापसंदीदगी का इजहार किया जाता है, और जो माहौल बनता है उससे फिर ज़ाहिरी सी बात है मुज़ाकरात को धचका पहुँचता है। तो अंसार अब्बासी साहब इस खबर को देते हुए बेसिकली नंबर 1 एक तो ये चीज़ कन्फर्म कर रहे थे कि इसका मतलब है कि बराह रास्त बातचीत हो रही है, जो कि इससे पहले अंसार अब्बासी साहब हों, मुनीर फारूक साहब हों या हसन अयूब साहब हों, ये तीनों चारों लोग जो ज़्यादा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते हैं, ये तो हमेशा आके हमें यही बताते थे कि कोई बातचीत नहीं हो रही, इदारे की पॉलिसी सख्त ही है, वो बिल्कुल बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है वगैरह। लेकिन आज अंसार अब्बासी साहब की खबर सबसे पहले ये कंफर्म कर रही है कि बातचीत तो बहरहाल हो रही है। दूसरी चीज़ जो कंफर्म हो रही है इससे वो ये कि इसका मतलब है कि जिस ज़रूरत के तहत अभी बातचीत हो रही है ये आगे भी जारी रहेगी। और जहाँ ये बात की जाती है कि जी इमरान खान की ट्वीट की वजह से मुज़ाकरात को ख़तरा है, तो फिर जितना इमरान खान की ट्वीट की वजह से ख़तरा है तो फिर वहाँ पर
जो दूसरी तरफ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनकी वजह से भी तो फिर उसी तरह मुज़ाकरात ख़राब होते हैं ना। यानी अगर आप मुज़ाकरात में बैठे हुए हैं तो फिर आप इस तरह के फ़ैसले दें कि 14 साल कैद सुना दें, फिर आप इस तरह के फ़ैसले दें कि 7 साल बिला वजह बुशरा बीबी साहिबा को भी कैद सुना दें, फिर आप इस तरह के फ़ैसले दें कि जहाँ पर आप मनपसंद जजेस धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं, फिर आप इस तरह के फ़ैसले दें कि जहाँ पर स्टिल जो आपके सियासी कैदी हैं वो कैद रहें, उनकी तरफ से कोई रिलीफ ना हो, इवन जो मिलिट्री कैद से रिहा होके दोबारा अब जेलों में हैं आम कैदियों की तरह उनसे रसाई तक ना हो रही हो, बहुत से जो मामलात हैं मुकदमात हैं उसी तरह लटके रहे। यानी इस तरफ से हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र ना आए कि जिससे हमें लगे कि हाँ भाई इधर भी कोई सोच है कि मुज़ाकरात को कामयाब करना है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप एक तरफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखें और दूसरी तरफ आप कहें कि जी दूसरा फरीक जो है वो उसके ऊपर फिर भी मुस्कुराता रहे। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आप इमरान खान को झूठे केसों में सज़ा सुनाएं, उसकी बीवी को सुनाएं और फिर आप कहें कि वो मुस्कुराता रहे और वो आपको कुछ कहे ना। तो ज़ाहिर सी बात है अगर आप इस तरह से अमल करेंगे तो उसका एक रद्द अमल तो आएगा। तो अगर आप भी मुज़ाकरात कामयाब करना चाहते थे तो फिर आपको भी चाहिए कि भाई आप ये इस तरह से ना करते, अगर आप ये फैसले ना देते तो मुमकिन है कि इमरान खान साहब के लहजे में इस तरह दोबारा से एक हमें एग्रेशन जो है वो ना दिख रहा होता। तो ये अब अगर इसकी जिम्मेदारी सारी इमरान खान साहब पे डाली जाए तो ये ज्यादती होगी। इमरान खान साहब ने तो कल भी बात की है कि 1 लाख छापे जो हैं उनके कारकुनों के घरों में मार दिए गए हैं अभी तक। तो ये क्या तरीका है कि आप उनके वर्कर्स के साथ ये करें, उनके लीडर्स जेलों में पड़े हुए हैं, उनको जमानतें नहीं 2-2 साल से मिल रही और फिर आप कहें कि जी उसकी ज़ुबान बड़ी शीरी हो, उसकी बीवी को आप नाहक कैद कर लें और फिर कहें कि जी वो तो आपसे बहुत प्यार से मिले। तो ये मुमकिन नहीं है। तो अगर मुज़ाकरात कामयाब करने हैं तो फिर ये दोनों तरफ से एक गुडविल जेस्चर नज़र आएगा तो ही आप कह सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी फिर खाली इमरान खान की ट्वीट पर तो नहीं डाली जा सकती। लेकिन बहरहाल इससे ये कन्फर्मेशन तो हो जाती है कि ये फिर मुज़ाकरात आगे भी रहेंगे, क्योंकि बहरहाल जो ओवरऑल एक माहौल बन रहा है उसमें ज़रूरत इस अमर की है कि बातचीत के ज़रिए किसी अगर एग्रीमेंट तक पहुँचा जाता है दोनों फरीक की तरफ से तो फिर उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि जो बाहर की दुनिया है उसको भी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जनाब ये हमारे मुल्क के मामलात हैं और इसके ऊपर ये हमारी जो है इस वक्त हिकमत अमली है। लेकिन अगर आप खुद ही किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते तो फिर आपको मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ सकते हैं, और जो कि इस वक्त हमारी जो एक इकनॉमिक कंडीशन भी है उसकी वजह से भी हम कोई उसके मुतहम्मिल होते नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल दूसरी तरफ पीटीआई ने अपनी जो एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है उसके तहत मज़ीद जो इंसानी हुकूक का मामला है उसको उठाने के लिए भरपूर एहतजाज का भी फैसला किया है। अंदरूने मुल्क भी किया जाएगा और बैरून मुल्क भी। आज भी इसी सिलसिले में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया बरतानिया में, जो इमरान खान साहब को ये सज़ा सुनाई गई है, बेगम साहिबा को भी, तो उसके ऊपर जो है वहाँ पे एक मुजाहरा किया गया। ओवरऑल बाकी जगहों पर भी इसी किस्म के मुजाहरे अब प्लान किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पर पाकिस्तान में जो कुछ रैलीज वगैरह मैं देख रही हूँ 2-3 दिनों में वो भी निकाली गई हैं, लेकिन जो मेजर प्रोटेस्ट है वो 8 फरवरी के लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है तैयारी कर रही है। और ये वो एक सिचुएशन होगी कि अगर इसमें बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी साथ मिलती हैं तो फिर ये ख़ास तौर पर इस हुकूमत के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल बन जाएगी। क्योंकि पीटीआई के साथ तो आप ठीक है जो भी कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन ऑनवर्ड्स अगर आप अपोजिशन एक मुत्तहिदा अपोजिशन बनती है और वो फिर रोड पर आते हैं तो ये हर दफ़ा आप ये नहीं कर सकते कि अंधाधुंध इसी तरह गोलियां चला दें। पहले आपने चला ली हैं लेकिन उस वक्त बाहर जो लोग बैठे हुए थे वो आपके सपोर्ट में थे, लेकिन इस दफ़ा अगर आप ऐसी दोबारा कोई हरकत करते हैं तो आपके लिए शायद चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। तो ये इतना आसान नहीं है हर दफ़ा की गोलियां चलाना। पहले ही जो गोलियां चलाई हैं वो गले पड़ी हुई हैं, अब समझ नहीं आ रही कि उसकी जो घंटी है वो किसके गले में बांधनी है। ये एक बड़ा सीरियस इशू है जो मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ। इस सिलसिले में अभी जो ताज़ा खबर आ रही थी, बल्कि मैं देख रही थी कि इवन जो सहाफ़ी भी हैं जिन्होंने 26 नवंबर के वाक़यात को कवर किया था उनके लिए भी इसी वजह से परेशानी बनी हुई है कि किसी तरह उनसे भी जैसे वीडियो एविडेंसेस हैं उनको हासिल करने की कोशिश की जाए। आज कमर मेकन साहब एक बड़े ज़बरदस्त सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के, और उनको पहले भी इससे उनके ऊपर ऐसे वाक़यात हुए कि उनके ऊपर रेड करके घर के ऊपर और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी हरासा किया गया और बार बार उनकी गली में
इस तरह से पुलिस मोबाइल्स खड़ी की गई और उनको बार बार परेशान किया गया। और आज भी उन्होंने ये ट्वीट किया है कि उनको CIA के नंबर से, लैंडलाइन नंबर से कॉल करके ये कहा गया कि जी आप तफ्तीश के लिए आएँ और सारे वीडियो एविडेंसेस वगैरह साथ लेके आएँ, 26 नवंबर के हवाले से आपके साथ बात करनी है और अपना बयान आप रिकॉर्ड कराएं। अब पहली बात तो ये कि सहाफ़ी अगर कोई है और उससे अगर कोई उसके ऊपर मुकदमा है तो वो FIA के थ्रू होगा या जो मकामी थाना है पुलिस का उसके थ्रू होगा। CIA किस तरह उनके साथ जो है वो तफ्तीश कर रहा है, किस मुकदमे में कर रहा है, उसकी कोई उनको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। भाई अगर आप कोई मुकदमा उनके खिलाफ बना है तो सबसे पहले तो उसके ऊपर नोटिस आना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस बारे में और क्यों बात करने के लिए बुलाए गए हैं। तो ये जो सीधा सीधा काम है ये बज़ाहिर सहाफ़ियों को हरासा करने के मुतरादिफ है और ये कोई नई चीज़ नहीं है ऐसी। ये इससे पहले मुसलसल ही हम इस रजीम के थ्रू देख रहे हैं कि सहाफ़ी भी इनके निशाने पर रहते हैं। पहले मतीउल्लाह जान साहब को भी हॉस्पिटल से इसी तरह अगवा कर लिया गया था और फिर बाद में गिरफ्तारी डाली गई थी क्योंकि वो भी 26 नवंबर के वाक़यात के ऊपर इसी तरह हॉस्पिटल से डेटा वगैरह कलेक्ट कर रहे थे, उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज कर रहे थे और वो फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बड़े इंकशाफात जो थे वो उन्होंने बाद में शेयर भी किए थे। तो ऐसा लग रहा है कि जो 26 नवंबर का वाक़या है उससे मुतालिक हक़ाइक़ को सामने नहीं कोई आने देना चाहता और इसी वजह से जो इमरान खान साहब बार बार जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं उसमें भी रुकावटें डाली जा रही हैं। अगर वाकई हुकूमत के हाथ साफ हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको छुपाना मकसूद है तो फिर तो इनको 2 मिनट नहीं लगाने चाहिए थे और बना देते ये जुडिशल कमीशन और बल्कि PTI को झूठा साबित करके उनका नैरेटिव ही ख़राब कर देते। लेकिन यहाँ पर एक रिलक्टेंस हमें जो नज़र आती है उसकी वजह से शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि क्या वजह है कि जो 26 नवंबर के वाक़यात हैं उसके ऊपर कोई सहाफ़ी अगर जाके स्टोरी करना चाहता है तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या वजह है कि उसके ऊपर ज़्यादा हम TV स्क्रीन पर नहीं देखते कि उस तरह से डिस्कशन हो सके, क्या वजह है कि उसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा, तो ये क्या ऐसा वाक़या है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर इतनी आसानी से अगर कोई कवर करने की कोशिश कर रहा है तो शायद उसमें मुश्किलात हैं। और अगर मिलिट्री ट्रायल्स की भी बात करें जो बाकी अब जुडिशल ख़बरें हैं उसके हवाले से भी, तो कल इस पे जो हेयरिंग होनी थी वो फ़िलहाल नहीं हो पाएगी, उसको कॉज लिस्ट से डीलिस्ट कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि एक जज साहब जो हैं शायद बिलाल साहब वो अवेलेबल नहीं हैं, तो इस वजह से इस हफ्ते में शायद मिलिट्री ट्रायल्स की फ़िलहाल हेयरिंग नहीं हो सकेगी जो केस चल रहा है। अलबत्ता एक अहम और पिटीशन जो है वो लग चुकी है इस वक्त हेयरिंग के लिए और ये इमरान खान साहब की पिटीशन है 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली का जायज़ा लेने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की जो उन्होंने दरख्वास्त दे रखी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिटीशन है जिसके ऊपर भी समाअत होगी। फौरी तौर पर तो ज़ाहिर है इस पर भी अभी कुछ होता नज़र नहीं आ रहा और इस आइनी बेंच के हाथ से तो आपको पता ही है कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये पिटिशन लगेगी तो इंटरेस्टिंग तो होगा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ बातचीत तो शुरू होगी, कुछ ना कुछ चीज़ें ओपन तो होंगी, तो ये इम्पॉर्टेंट होगा बहरहाल अगर ये जो पिटिशन है इसके ऊपर काम शुरू होता है तो। लेकिन तीसरी तरफ अभी तक हमें लग रहा है कि जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस साहब हैं वो अभी तक भी मुकम्मल तौर पर आज़ादी के साथ काम करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। अभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो लास्ट टाइम 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से इख्तियारात का जायज़ा लेने के लिए मुआवनत के लिए बेंच में अपनी बात की थी, उसके बाद उनका वो बेंच ही तोड़वा दिया गया और नया बेंच उनको दे दिया गया। उसके बाद उन्होंने दोबारा उस बेंच में बैठ के कहा कि नहीं ये पुराना बेंच ही इस केस को सुनेगा। तो इसके बावजूद भी अब जो दोबारा इस अगले हफ्ते की इन्होंने बेंच बनाए हैं उसके अंदर भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो पुराना बेंच है उसको बहाल नहीं किया गया और नया बेंच ही बरकरार रखा गया है रजिस्ट्रार की जानिब से। तो इसका मतलब है कि याया आफरीदी साहब जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो उन्होंने जुडिशल ऑर्डर दिया था एक कि जनाब पुराना जो बेंच है उसको बहाल किया जाए। तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर से हमें एक टसल जो है अब शायद आने वाले दिनों में नज़र आएगी सुप्रीम कोर्ट में कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि अपने ज़ाहिर अपनी चीफ जस्टिसशिप भी बरकरार रखना चाहेंगे। शायद वो नहीं चाहते कि आईनी तरमीम जो हुई है 26वीं उसके ऊपर कोई इस तरह का फैसला है जिससे ये तरमीम रिवर्स हो, क्योंकि वो तो खुद इसके बेनिफिशरी हैं। और इसके बावजूद कि दो मुअज़्ज़ज़ सीनियर जज साहिबान की तरफ से पहले ही जब ये अभी इसकी जुडिशल कमीशन की तश्कील भी नहीं हुई थी, मंसूर अली शाह साहब ने उस वक्त ही कहा था कि पूरा बेंच बनाया जाए फुल कोर्ट जो 26वीं तरमीम का जायज़ा ले। उस वक्त भी जस्टिस याया आफरीदी साहब ने
उनकी ये तजवीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और उसके बाद फिर आपने देखा जुडिशल कमीशन भी बना, सहूलत का आइनी बेंच भी बना। ये सब चीज़ों में याह्या अफरीदी साहब ने फिर जिस तरह से एक किरदार अदा किया, उसकी वजह से अभी तक भी 26वीं तरमीम बरकरार है, वो चीफ जस्टिस बरकरार है और 26वीं आइनी तरमीम का जायज़ा अभी तक नहीं लिया जा सका। और इस पर अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब अलग से कुछ हलचल की कोशिश की तो उसके ऊपर भी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने उनके लिए एक रुकावट खड़ी कर दी है। तो इससे ये तो अब पता चल रहा है बहरहाल कि याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो इस मूड में नहीं है कि वो 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से कोई बहुत जल्दी पेशरफ तो नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे मंसूर अली शाह साहब के लिए भी ये एक सोचने की बात ज़रूर है कि उन्होंने जिस तरह से काजी फायज़ ईसा साहब को रेस्क्यू किया, जिस तरह से जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ वो खड़े हुए, उनका साथ उस वक्त नहीं दिया और उनके फैसले जिस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे उसके ऊपर उन्होंने अपने इदारे का साथ देने के बजाय जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का साथ दिया, जिसके नतीजे में आज आपने देखा कि जो ग्रुपिंग हुई थी उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टोटली अपने इख्तियारात बिल्कुल खो चुकी है और टोटली एक सबमिसिव सा इदारा बन के रह गई है और अब उसकी औकात ये रह गई है कि उसके फैसलों पर अमल भी नहीं होता। आपको याद होगा मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आए हुए 4-5 महीने हो चुके हैं, लेकिन बल्कि ज़्यादा, इसके बावजूद भी मखसूस नशिस्तें अभी तक पीटीआई को अलॉट नहीं की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हुई हैं तो इसमें मंसूर अली शाह साहब भी कहीं ना कहीं कसूरवार तो हैं और उसका खमियाजा भी उन्हें खुद भुगतना पड़ा। एक तो वो अपनी बारी के बावजूद, मेरिट के बावजूद भी नहीं चीफ जस्टिस बन सके और उसके बाद आज तक अपने फैसले नहीं मनवा सके और अब तीसरी सूरत हाल ये है कि इवन उनके बेंचेस को भी उनकी मर्जी के बगैर उथल पुथल कर दिया जाता है और वो फिलहाल उसके ऊपर भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब हम आइन और क़ानून और वसीतर मफाद के बजाय शख्सियात की तरफ जाते हैं कि जी हम इस शख्सियत के साथ खड़े हैं, उसके साथ नहीं खड़े, तो फिर हम इस तरह मजमूई तौर पर इदारों को बर्बाद करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।